नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का रहने वाला है। ठीक है, तो मैं ना आप लोगों का ना जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना सबसे पहले सारे को ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन का जो लेवल है वो पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना आज हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का जितने भी क्वेश्चन है ना सारी चीज़ को करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर लेने की कोशिश करना है, ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए। ठीक है, और ये जो क्लास है ना वो अपलोड करने के बाद ना इसका ना जो पूरा PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जा करके सर्च कर लो बाय MD धीवर करके, वहाँ पास आप लोगों को ना मेरा PDF मिल जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना मतलब जो लिंक है ना वो डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फर्स्ट प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ना अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को ना प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना फर्स्ट प्रश्न को सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है? ऑप्शन ए सिर्फ संख्या, ऑप्शन बी सिर्फ द्रव्यमान, ऑप्शन सी सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, या ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में ना जो बालक होते हैं ना तो वो ना द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र को समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था को आप लोगों को समझाओ ना, तो जीन पियाजे महोदय ने ना बाल्यावस्था को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा हुआ है अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहला गर्भावस्था बांटा है, दूसरा जो है वो शैशवावस्था बांटा है, और तीसरा जो है ना वो बाल्यावस्था बांटा है, और चौथा किशोरावस्था बांटा है। तो 4 भाग में बांटा है जो जीन पियाजे महोदय ने वो बाल्यावस्था को। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था का जो एज होगा ना वो आप लोगों का हो जाएगा 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो एज है ना उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था में ना जो बालक होते हैं 6 से 12 वर्ष की उम्र का जो बालक होते हैं ना वो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र के बारे में ना समझने लगते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए जीन पियाजे ने 4 भाग में जो बांटा है ना उसका एज को भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला गर्भावस्था, तो गर्भावस्था जो होगा ना गर्भधारण से लेकर के ना जन्म तक की जो अवस्था होता है उसे गर्भावस्था कहते हैं। दूसरा जो होगा वो शैशवावस्था, शैशवावस्था जो होगा ना वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होगा। ठीक है, तीसरा जो होगा वो हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला पूर्व बाल्यावस्था होगा, पूर्व बाल्यावस्था का जो एज है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। उसके अलावा होगा किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है ना 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था के जो ना भौतिक वस्तुओं के गुण को जो समझने वाले जो तत्व है ना, मतलब जो परिवर्तन को समझने वाले जो तत्व है वो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र के बारे में उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है वो समझने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि ऑप्शन ए नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है, ऑप्शन बी नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकते हैं जैसे आवाज़, रंग, गंध को पहचानना, ऑप्शन सी नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है, या ऑप्शन डी जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है जैसे आवाज़, रंग, गंध को पहचानना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं पर किए गए शोध बताता है। नवजात शिशु का मतलब ये होता है कि जन्म के बाद जो शिशु रहता है ना लगभग 1-2 साल तक की ना वो नवजात शिशु कहलाता है। ठीक है, 1 साल तक की जो बालक है ना वो नवजात शिशु कहलाता है, और उनका जो संवेदिक जो क्षमताएं है ना वो किसी चीज़ को ना आवाज़ को पहचान सकता है, रंग को पहचान सकता है, वह गंध की पहचान कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए चलना सीखना, ऑप्शन बी भाषा का विकास, ऑप्शन सी भोजन करना सीखना या ऑप्शन डी अलग होने की घबराहट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अलग होने की घबराहट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? भावनात्मक लगाव का मतलब ये होता है कि इमोशनल जो अटैचमेंट होता है ना किसी से ना, तो उससे अलग होने की जो घबराहट है ना वो भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। ठीक है, आपकी इमोशन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए वस्तु को पकड़ना, ऑप्शन बी कूदना, ऑप्शन सी बटन लगाना या ऑप्शन डी भोजन करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कूदना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है बोला है जी। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जो नहीं है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कूदना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो है ना आप लोगों को ना पिछले क्लास में बताया हुआ था कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और स्थूल क्रियात्मक कौशल में अंतर को बताया हुआ था। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का मतलब ये होता है कि आपके शरीर की जो छोटी अंग है, छोटी मांसपेशियां है ना, जब वो कार्य करता है तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आप ना अगर किसी प्रकार की उंगलियों को हिलाते हो, हाथ से किसी चीज़ को पकड़ते हो, चाहे वो पेन पकड़ते हो, चाहे लिखते हो, चाहे मोबाइल को पकड़ते हो ना, या अपने पैर की उंगली वगैरह की हिलाते हो, या छोटी चीज़ों को जब आप पकड़ोगे ना, वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जिसमें आपकी जो ना छोटी मांसपेशियां मतलब कम मांसपेशियां जो है वो कार्य करेगी, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। वहीं पर स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या होगा? कूदना, दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना और रेंगना, ये तमाम जो बड़ा चीज़ है जिसमें आपके पूरा बॉडी इन्वॉल्व होना, वो क्या कहलाएगा? स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। दोनों में बहुत अंतर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी कूदना करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है बोला है जी, तो नहीं है ना वो कूदना नहीं हो जाएगा, और कूदना जो है वो स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? ऑप्शन ए आदत, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी परिपक्वता या ऑप्शन डी अभिवृद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? सीखने का अर्जन बोला है जी, और अर्जन का आप लोगों का मतलब बताओ ना। तो अर्जन का जो मतलब होता है वो किसी चीज़ को प्राप्त करना या हासिल करना ना, अर्जन कहलाता है। और अर्जन नहीं है बोला है ना सीखने का ना, तो सीखने का जो अर्जन नहीं है वो परिपक्वता नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मेच्योरिटी जो है ना वो सीखने का अर्जन नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आदत को अर्जन किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को भी प्राप्त किया जा सकता है या हासिल किया जा सकता है, और अभिवृद्धि जो है ना उसको भी प्राप्त किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अभिवृद्धि को मैं बताया था ना, आप लोगों का बॉडी के ना जो वेट का बढ़ना, आपके शरीर की लंबाई का बढ़ना, तो इसे हासिल किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन परिपक्वता जो मेच्योरिटी है ना वो अर्जन नहीं है, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। ऑप्शन ए संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल क्रियात्मक। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक या संवेदी संक्रियात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और मैंने ना अपने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ था और नोट करने के लिए भी बोला था आप लोगों को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए अगर याद होगा तो।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। तो जीन पियाजे के ना संज्ञानात्मक विकास के ना 4 चरण दिए थे और उसका जो सही क्रम है ना, सबसे पहला जो होगा वो संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं या संवेदी संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तीसरा स्थूल संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है और चौथा जो है ना वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। ठीक है, अगर एज की बात करूँ ना तो सबसे पहला वाला जो होगा ना वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष रहता है। दूसरा बोलूँ ना तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष रहता है। तीसरा बोलूँ ना तो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष रहता है और चौथा जो बोलूँ ना तो 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रख लेना आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है। तो जीवन का वह काल बोला है ना, मतलब प्रजनन परिपक्वता बोला है, मतलब ना किसी बच्चे को जन्म देने के लिए ना जो शरीर में अमूलचूल जो परिवर्तन होता है वो किस एज में होता है ये पूछा है ना। तो वो किशोरावस्था में ही ना होता है। जी हाँ, जो जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं बॉडी में वो सारा चीज़। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। ऑप्शन ए आनंद एवं सुख से, ऑप्शन बी आत्मगौरव से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं से या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैसे? एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। संवेग मतलब वो एक जो व्यक्ति है ना उसका जो इमोशन है ना उसकी पहचान कैसा होगा, तो आनंद एवं सुख से भी होगा, आत्मगौरव से भी होगा और व्यक्तिगत भिन्नताओं से भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए युग्मनज भ्रूण गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन बी भ्रूण गर्भस्थ शिशु युग्मनज, ऑप्शन सी युग्मनज गर्भस्थ शिशु या भ्रूण या ऑप्शन डी गर्भ शिशु भ्रूण युग्मनज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है युग्मनज भ्रूण गर्भस्थ शिशु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। तो एक बालक के ना जन्म से पूर्व जो उसका गर्भ में विकास होता है ना वो सबसे पहला युग्मनज हो जाएगा, दूसरा भ्रूण हो जाएगा और तीसरा गर्भस्थ शिशु हो जाएगा। युग्मनज का मतलब ये होता है कि यह ना एक अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से पहले ना बनने वाली एक कोशिका होता है। ठीक है, जिसमें शिशु बनने के लिए ना आवश्यक जो सारी आनुवांशिक जो जानकारी होती है ना वो सारा चीज़ इसमें होता है। ठीक है, युग्मनज में। उसके अलावा भ्रूण क्या होता है ये आप लोगों को बता दूं। युग्मनज का विभाजन होकर ना कई कोशिकाओं में बन जाता है और उसके मिलने से ना जो भ्रूण का निर्माण होता है, मतलब जो बच्चे का निर्माण होता है ना प्रारंभिक अवस्था में ना, तो वो एक उत्तकों की अवस्था में ना विकास उसका शुरू होता है जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। और आगे ये भ्रूण चल करके ना एक जो नन्हा जो शिशु है ना उसका रूप ले लेता है, मतलब उसका जो बॉडी का विकास है ना वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो या किसी प्रकार से अगर आप लोग ना मेरे से सजेशन लेना चाहते हो, इसके लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉल करके ना किसी भी प्रकार के सजेशन ले लो ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ आप लोग
लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर ना कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा आप लोगों को और उस फ़ोनपे में ना आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद ना मैं अपना पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद ना आप लोग ना कभी भी मेरे से किसी भी टाइम आप लोग फ़ोन करके डायरेक्टली किसी भी प्रकार की अगर सजेशन चाहिए या किसी भी प्रकार का सवाल हो ना तो बेशक आप लोग कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट मैं ना केवल जो विशेष व्यक्ति है ना जिनको विशेष तौर पे सजेशन चाहिए ना वो उनके लिए रखा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग कोचिंग भी करना चाहोगे ना तो 8 से 10 हज़ार तो कोचिंग का ही लेते हैं आप लोगों का, तो ये तो आप लोगों का 5% भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी वृद्धावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है? तो किशोरावस्था में ना शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है और संवेगात्मक जो परिवर्तन है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन किशोरावस्था में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए सिफेलोकॉडल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल और ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी निश्चित नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो एक जो बालक है ना उसमें शारीरिक और गत्यात्मक जो विकास होता है ना उसका जो विकास होता है वो सिफेलोकॉडल भी होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल भी होता है, ठीक है। और मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ था। एक बार और समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला जानते हैं ना सिफेलोकॉडल क्या होता है। सिफेलोकॉडल जो होता है ना वो एक प्रकार की विकास की प्रक्रिया है बालकों में और ये जो विकास है ना सबसे पहला जो बालक का ना उसका जो सर है, उसका जो धड़ है ना उसका विकास सबसे पहला होता है और उसके बाद फिर शरीर के जो अन्य अंग है ना उसका होता है। और ये जो विकास का जो क्रम है ना शरीर के ना मस्तिष्क के लेकर के नीचे की पैर तक की जाता है। तो इसका जो दिशा है वो किस ओर जाता है, वो मस्तिष्क से लेकर की ना पैर के नीचे तक की ना ऐसे नीचे की क्रम में ना ये जो सिफेलोकॉडल है ना उसका जो विकास है वो जाता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है ये जान लो। प्रॉक्सिमोडिस्टल में ना सबसे पहला ना बालक के ना जो मध्य केंद्र है, केंद्र का उसका विकास होता है। केंद्र मतलब उसका जो हार्ट है ना, उसका जो सीना है ना, उसका जो धड़कन है ना उस स्थान का सबसे पहला विकास होता है और उसके बाद फिर ना शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है। इस प्रकार से अलग अलग दिशा में फिर फैलता है, ठीक है। मतलब केंद्र से लेकर के बाह्य की ओर ना इसका जो दिशा है ना वो होता है। और लेकिन ना ये जो सिफेलोकॉडल है ना उसका जो दिशा होगा ना वो सर से लेकर के ना पैर तक की होगा। सबसे पहला सर का होगा फिर नीचे जाकर के पैर का होगा, ठीक है। तो दोनों का दिशा अलग अलग है, याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है। चाहो तो नोट करके रख लो पेन कॉपी में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा चीज़ बताने का मतलब ये होता है कि हमेशा ये प्रश्न नहीं आएगा लेकिन पूछा जा सकता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, तो इसलिए ना आपको गहराई से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है। ऑप्शन ए पढ़ने, ऑप्शन बी लिखने, ऑप्शन सी पढ़ने व लिखने या ऑप्शन डी गणित में कठिनाई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पढ़ने संबंधी अक्षमता को ना डिसलेक्सिया कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। डिसलेक्सिया जो होता है ना वो केवल पढ़ने संबंधी जो अक्षमता है ना उसके लिए ये जिम्मेदार होता है, डिसलेक्सिया नामक जो रोग है, जो बीमारी है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, लिखने संबंधी जो बीमारी है ना वो जो कहलाएगा वो डिस्ग्राफिया कहलाएगा। क्या? तो ये लिखने
लिखने संबंधी जो अक्षमता है ना वो डिस्ग्राफिया कहलाएगा। कैसे पहचानोगे? ग्राफ कैसे बनता है? तो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे बनता है और ग्राफ को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो लिखने संबंधी जो अक्षमता है उसे क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया कहेंगे। ग्राफ मतलब क्या होगा? लिखना, ठीक है, और लिखने को क्या बोलेंगे? डिस्ग्राफिया बोलेंगे। तो ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। उसके अलावा गणित में कठिनाई के लिए ना कौन सी बीमारी जिम्मेदार होता है ना? तो गणित संबंधी जो कठिनाई होता है ना उसके लिए डिसकैलकुलिया होगा। क्या? तो डिसकैलकुलिया जो है ना वो गणितीय संबंधी ना अक्षमता को दर्शाता है। और गणित में क्या करते हैं? कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं ना हम लोग ना। तो कैलकुलेटर से क्या होगा? कैलकुलेटर से डिसकैलकुलिया हो जाएगा। कैलकुलेटर को कैलकुलिया से कंपेयर कर लेना और ऐसे आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा चीज़ बताने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को ना सभी प्रकार से सीख पाओ, किसी भी प्रकार से केवल एक ही प्रश्न करके हम लोग नहीं जाने वाले, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए स्वायत्तता बनाम शर्म से, ऑप्शन बी पहल बनाम अपराध बोध से, ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास से, या ऑप्शन डी पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विश्वास बनाम अविश्वास से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। तो ये जो एरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक है ना तो इन्होंने ना क्या बोला है? जन्म से लेकर की 1 वर्ष की आयु तक ना जो अवस्था है ना वो किससे संबंधित है बोले है ना? तो वो विश्वास बनाम अविश्वास से संबंधित है, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 वर्ष का जो बालक है ना वो किसी पर विश्वास करता है और किसी पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है। मतलब ना कभी कभी अपने माँ के सिवा किसी पर उतना विश्वास नहीं करता ना, तो इसलिए एरिक्सन महोदय ने ये कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। लिखने की प्रक्रिया होती है ऑप्शन ए सिर्फ कक्ष में, ऑप्शन बी शाला के अंदर, ऑप्शन सी शाला के बाहर, या ऑप्शन डी शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शाला के अंदर तथा शाला के बाहर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने की प्रक्रिया होती है तो जो सीखने की प्रक्रिया जो एक लर्निंग प्रोसेस है ना वो शाला के अंदर मतलब स्कूल में भी होता है और शाला के बाहर मतलब स्कूल के बाहर भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। प्रकृति एवं पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी प्रकृति केवल गर्भधान व जन्म पूर्व समय महत्वपूर्ण होती है। या ऑप्शन डी प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने तक अंतःक्रिया करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करती है? तो प्रकृति और पोषण जो है ना वो गर्भावस्था से लेकर के विकास को ना नियंत्रण करने में अंतःक्रिया करता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रकृति और पोषण दोनों ही जिम्मेदार है किसी व्यक्ति के विकास के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से ना पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। वाई गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है। ऑप्शन ए SYR, ऑप्शन बी RSY, ऑप्शन सी SRY, या ऑप्शन डी RYS। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी SRY करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाई गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है। तो ये SRY जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ये जो SRY का फुल फॉर्म के बारे में बताऊँ ना तो SRY का जो फुल फॉर्म होता है वो सेक्स डिटरमाइनिंग रीज़न होता है। और आप लोगों को एक चीज़ पता होगा ना कि
कि नर और मादा में ना अलग अलग गुणसूत्र पाया जाता है। नर में जो है ना वो आप लोगों का एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, आप लोग को पता होगा, है ना। नर का अगर कि एक्स और मादा का वाई मिलेगा तो इससे क्या होता है, इससे पुरुष का जन्म होता है, आप लोग को पता होगा, है ना, बालक का जन्म होता है। और उसके अलावा नर का अगर एक्स मिले और मादा का जो एक्स मिले, दोनों मिलकर के फिर लड़कियों का जन्म होता है, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ठीक ये जो प्रश्न क्रमांक 16 है ना, वो भी यही प्रश्न पूछा है कि एक जो नर है ना उसका वाई गुणसूत्र मिलने से क्या होता है, तो उसका वाई गुणसूत्र मिलने से नर के रूप में जन्म होता है, ये सेम वही बोला है, ठीक है। और उसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। टेरेटोजन एवं ब्राह एजेंट जैसे एक रसायन वायरस अथवा एक प्रकार के विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी केवल गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन सी युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, या ऑप्शन डी केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु करेक्ट हो जाएगा। कैसे, टेरेटोजन एक ब्राह एजेंट है जैसे एक रसायन वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान को विकसित एवं प्रभावित कर सकता है। तो ये युग्मनज भ्रूण और गर्भस्थ जो शिशु है ना उसको प्रभावित कर सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये जो टेरेटोजन जो है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए OCR साधन, ऑप्शन बी ब्रेल, ऑप्शन सी तकनीकी सहायक तंत्र, या ऑप्शन डी प्रहस्त्र व स्पर्शी सहायक तंत्र। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ब्रेल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है नाम से जानी जाती है। कागज में उभरे हुए बिंदुओं बोला है जी, तो कागज में उभरे हुए जो बिंदुओं से ना जो पढ़ा जाता है ना, वो कौन पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि वाले जो पढ़ते हैं ना, जो दिव्यांग होते हैं, जिसकी दृष्टि नहीं देख सकती, मतलब जो व्यक्ति ना, तो वो क्या करते हैं, कागज में उभरे हुए जो बिंदु है उसको टच कर करके ही ना पढ़ते हैं और पढ़ना लिखना सीखते हैं। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने उसको सुना होगा लुइस ब्रेल के बारे में, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपनी चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधित कर रही है, वह कर रही है। ऑप्शन ए व्यवस्थापन, ऑप्शन बी समावेशीकरण, ऑप्शन सी समायोजन, या ऑप्शन डी पहचान। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी समायोजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपनी चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीमा में संशोधन कर रही है। मतलब यह है कि एक जो ऊषा नामक जो व्यक्ति है ना, वे परिवेश मतलब जो वातावरण है ना, उसकी जो विशेषताएं हैं ना, कहीं अलग दूसरे जगह में गए होंगे ना, तो वो अपनी चिंतन मतलब जो पहले रहते हुए उस स्थान और अभी जो नया जो स्थान में गई है ना, तो उसमें विद्यमान स्कीमा मतलब उसकी जो पूर्व जानकारी है ना, उसमें संशोधन कर रही है। तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन ही ना कहलाएगा। जी हाँ, जो एडजस्टमेंट होता है वो, मान के चलो कि आप ना कहीं दूसरे जगह ना पढ़ने गए हो, मान के चलो बिलासपुर से रायपुर पढ़ने गए हो, और बिलासपुर का वातावरण अलग है और रायपुर का वातावरण अलग है। तो पुराना जो वातावरण आपका है, जो इन्फॉर्मेशन है, और नया जो वातावरण है, उसमें आप लोग क्या करोगे, समायोजन ही ना करोगे। जी हाँ, एडजस्टमेंट ही ना करोगे। हैं, आपको पढ़ना है तो वहाँ समायोजन करना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार से नई परिवेश में क्या कर रहा है, ये जो ऊषा है वो एडजस्टमेंट कर रहा है ना जी। विद्यमान जो स्कीम है, स्कीम मतलब ये होता है कि पुरानी जानकारी, पुरानी जो आदत है वो होता है, ठीक है। तो समायोजन ही ना करेंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोलबर्ग की अवस्था। ऑप्शन ए सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1, ऑप्शन
ऑप्शन बी व्यक्ति केंद्रित परियोजना तथा विनिमय चरण 2, ऑप्शन सी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चरण 3, या ऑप्शन डी अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनना चरण 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोलबर्ग की अवस्था में सजा तथा आज्ञाकारिता का चरण एक ही ना आ जाएगा। जी हाँ, एक बच्ची कहती है कि चोरी करना पाप है क्योंकि वो पकड़ी जाएगी, और पकड़ी जाएगी तो क्या होगा, उसे सजा मिलेगा। और आज्ञाकारिता करेगी तो क्या होगा, तो आज्ञाकारिता करेगी तो अच्छा होगा, है ना। तो ये जो सजा और आज्ञाकारिता है ना, तो उसके चरण 1 में आता है कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी शारीरिक, या ऑप्शन डी सामाजिक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अधिगम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है। तो ये जो दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया जो है ना वो अधिगम मतलब लर्निंग संबंधी, जो सीखने संबंधी ना दुष्क्रिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब लर्निंग संबंधी जो अपंगता है ना ये दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो अधिगम संबंधी हो जाएगा। ठीक है, और अधिगम को ना लर्निंग भी कहते हैं, सीखना भी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। आईएटी शिक्षकों का एक समूह है जो ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, ऑप्शन बी विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, ऑप्शन सी विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, या ऑप्शन डी सामान्य बच्चे को पढ़ाता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आईएटी शिक्षकों के एक समूह है। तो ये जो आईएटी है ना वो एक शिक्षकों का समूह है, और इसका जो कार्य है ना वो व्यक्तिगत जो विकलांग जो छात्र होते हैं ना तो उनकी पात्रता से संबंधित जो समस्या है ना तो उनको हल करने में ना नियमित जो शिक्षाविद है ना उसकी सहायता करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है। ऑप्शन ए संरक्षण की, ऑप्शन बी उत्क्रमणीयता की, ऑप्शन सी जादुई सोच की, या ऑप्शन डी स्पष्टता की। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी उत्क्रमणीयता की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उसे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है तो वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है। तो उसकी सोच में ना उत्क्रमणीयता का कमी है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उत्क्रमणीयता जो है ना वो एक स्थिति से ना दूसरे स्थिति में जाने में ना उसकी सहायता करती है। तो ये जो उत्क्रमणीयता है ना वो उस स्थिति में जाने की उसकी सहायता नहीं कर पाया, इसकी कमी हो जाएगा। कैसे सहायता करती ये बता दूं। सबसे पहला प्रश्न को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहला क्या बोला है, पीला रंग और नीला रंग को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, हरा रंग प्राप्त होता है। सेम इसी को उल्टा करके पूछा गया है ना। जी हाँ, देखो नीले रंग और पीले रंग को उल्टा करके पूछा है ना कि क्या बनेगा बोल करके, तो उसमें क्या है उत्क्रमणीयता, मतलब उल्टा को सीधा करके पूछा या सीधा को उल्टा करके पूछा है ना, तो वो बच्ची कंफ्यूज हो गया। किस वजह से कंफ्यूज हुआ, तो उत्क्रमणीयता का कमी को ना वो नहीं पहचान पाया। ठीक है, वो उत्क्रमणीयता का उसमें कमी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। ICDS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 10 वर्ष, या ऑप्शन डी 10 वर्ष से ऊपर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 0 से 6 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आईसीडीएस कार्यक्रम खाली स्थान के आयु के समूह के बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो ये जो आईसीडीएस कार्यक्रम है ना वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो आईसीडीएस जो कार्यक्रम है ना वो 1975 में लाया गया। कब? तो 1975 में ना ये जो आईसीडीएस कार्यक्रम है ना भारत सरकार द्वारा लाया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो आईसीडीएस कार्यक्रम क्या है इसके बारे में बताऊँ ना, तो आईसीडीएस का जो मतलब होता है वो एकीकृत बाल विकास योजना होता है। क्या? तो एकीकृत बाल विकास योजना को ना आईसीडीएस के नाम से जानते हैं। और ये जो आईसीडीएस का जो कार्यक्रम है ना उसके बारे में बताऊँ ना, तो ये जो आईसीडीएस कार्यक्रम है ना वो जो छोटे बच्चे हैं ना उसको कुपोषण से ना बचाना और उसके स्वास्थ्य की समस्याओं को ना दूर करना ना, और उस प्रारंभिक में ना जो बच्चे हैं ना उसकी देखभाल करना, माहौल को बेहतर करना ना, ये जो आईसीडीएस कार्यक्रम है ना उसका उद्देश्य है। ये आप लोगों को याद रखना है इतना सारा चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा ऑप्शन ए रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन बी समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन सी चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, या ऑप्शन डी स्कैफ फोल्डिंग कर रहा है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी स्कैप फोल्डिंग कर रहा है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में केवल एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? तो वो बड़ा बच्चा जो है ना वो स्कैप फोल्डिंग कर रहा है, ठीक है। और स्कैप फोल्डिंग क्या होता है ये बताओ ना। तो ना एक जो विद्यार्थी होता है ना उसका ना अगर मदद करना ना, मतलब एक जो बच्चा है ना उसका अगर कोई अपने से बड़े से वो मदद लेता है ना किसी प्रकार की पढ़ाई में या किसी प्रकार के काम में ना, तो वो जो कहलाता है ना वो स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। उसके साथ में मदद करने वाली जो बात है वो, ठीक है। खास तौर से ये जो स्कैप फोल्डिंग है ना वो विद्यार्थी और शिक्षक पर लागू होता है। विद्यार्थी अगर कोई कार्य करे, कोई टास्क करे ना, या कोई समस्याओं का समाधान कर रहा हो ना, तो शिक्षक के रूप में ना वो जो शिक्षक है अगर उस विद्यार्थी की मदद करता है ना तो उस मदद को ना क्या कहलाता है? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इतनी सारी बात, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट बालक कौन है? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से विकलांग, ऑप्शन बी मानसिक मंद, ऑप्शन सी जिसकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, या ऑप्शन डी जोखिम पर है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशिष्ट बालक कौन है? तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं ना जिनकी शारीरिक जो विशेषताएं होते हैं ना वो सीखने की क्षमताओं से ना अन्य बालकों से भिन्न होता है। ये जो रहता है ना वो विशिष्ट बालक कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान के चलो एक जो बालक है अगर कोई दिव्यांग है ना या किसी प्रकार से उसको देखने में तकलीफ है ना, तो वो बाकी जो सीखने की क्षमताएं हैं बाकी विद्यार्थी तो वो तो भिन्न होगा ही नहीं जी, और वो जो बालक होगा वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही ना आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए साधारण से जटिल, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी पूर्ण से अंश, या ऑप्शन डी केवल साधारण या मूर्त। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पूर्ण से अंश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? तो ये जो अपनाना नहीं चाहिए ना वो पूर्ण से अंश वाला जो नियम है ना उसे नहीं अपनाना चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है। और पूर्ण से अंश वाला जो नियम है वो क्या होता है ये बताऊँ आप लोगों को ना। तो ये जो पूर्ण से अंश जो है ना वो एक शिक्षण विधि है जिसमें पहले ना किसी विषय को ना पूरा ज्ञान दे दिया जाता है, जो विषय या जो टॉपिक है उसका, फिर वो जो टॉपिक या जो विषय है ना उसके छोटे छोटे हिस्से या भाग में तोड़कर ना उसको समझाया जाता है, जिसे ना पूर्ण से अंश कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार और जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होता है। यह परिभाषा खालिस्तान द्वारा दी गई। ऑप्शन ए APA, ऑप्शन बी MCI, ऑप्शन सी DRDO या ऑप्शन डी AAMR। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी AAMR करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो साहसमयी रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार को जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होता है। ये जो परिभाषा है ना वो SSMR द्वारा दिया गया है। ये आप लोगों को केवल याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए 90 से 110, ऑप्शन बी 50-75 से 90, ऑप्शन सी 20 से 49 तक या ऑप्शन डी 20 से नीचे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 50 या 75 से 90 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण योग्य बच्चे की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। तो एक जो बच्चा है ना जो शिक्षण योग्य है, मतलब पढ़ने लिखने जो योग्य है ना, वो जो बालक है उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी ना वो 50 या 75 से 90 तक की होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 29 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक संवेग है। ऑप्शन ए गर्भ शर्म सहानुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य भय गुस्सा, ऑप्शन सी गर्भ भय ग्लानि या ऑप्शन डी शर्म गुस्सा या सहानुभूति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आश्चर्य भय गुस्सा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक संवेग है, मतलब पहली बार जो इमोशन आता है किसी बच्चे में ना, तो सबसे पहला जो आता है वो आश्चर्य आता है, भय आता है और गुस्सा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं जो भी क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप बढ़िया सा पढ़ते रहिए, कुशल मंगल रहिए, आपका दिन शुभ हो।